नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के बाद अब देश आगे बढ़ चला है, जिंदगी आगे बढ़ चली है। जो कतारें थी वो कम होने लगी हैं, लोगों को जो परेशानियां आ रही थी वो भी कम होने लगी हैं। और आज चर्चा में हम विमुद्रीकरण के बाद के इसी परिदृश्य पर बात करेंगे कैशलेस इकोनॉमी की राह पर, और ये भी बात करेंगे कि इस राह में क्या कुछ मुश्किलें हैं, क्या कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है और हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं, जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा जी। हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है, बिजनेस स्टैंडर्ड से आते हैं। आपका स्वागत है शुभमोय। हमारे साथ अनुज कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कि डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस इकोनॉमी के जानकार हैं। आपका स्वागत है अनुज जी। हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक। आपका स्वागत है। संदीप बमजाई हमारे साथ हैं, जो कि विजिटिंग फेलो हैं ORF के और जानकार हैं आर्थिक मामलों के। आपका स्वागत है। और सुनील कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, जो कि डेप्यूटी MD हैं ऑक्सीजन। तो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विमुद्रीकरण के बाद क्या कुछ फायदे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में देश को होने वाले हैं, और कैशलेस इकोनॉमी की रास्ता का राह जो है वो कैसे निकलेगी देश के लिए। लेकिन आइए इससे पहले इस छोटे से पैकेज पर ध्यान दे लें। भारतीय अर्थव्यवस्था से बड़े नोटों के चलन को बंद हुए अब 2 हफ्ते से भी कुछ ज्यादा का समय हो गया है। जाहिर है, जिस इकोनॉमी में नकदी में बड़े नोटों की हिस्सेदारी 86% हो और उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, तो कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जिसका नतीजा ये रहा कि इस दौरान पूरा देश ATM और बैंकों की लाइनों में खड़ा नजर आया। साथ ही आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए इन 2 हफ्तों में कोई ऐसा दिन न रहा जब सरकार ने कई स्थानों पर पुराने नोटों के इस्तेमाल और नोटों की निकासी के लिए कुछ न कुछ कदम न उठाए हों। ऐसा नहीं है कि नकदी की समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां अब काफी हद तक कम जरूर हुई हैं। आजाद भारत में काले धन पर ये संभवतः अब तक का सबसे बड़ा कुठाराघात था। देश में काले धन के संचयन में इन बड़े नोटों की खासी भूमिका थी। यही नहीं, रियल एस्टेट, आतंकी गतिविधियों समेत चुनावों में बढ़ते बेतहाशा धन के दुरुपयोग की वजह काला धन ही है। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि बड़े नोटों को हटा लेने का फैसला काले धन के खिलाफ जंग की महज एक शुरुआत है। आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसले लिए जाएंगे। अब सवाल है कि विमुद्रीकरण के बाद आगे की राह किधर है? क्या हमारा रास्ता कैशलेस इकोनॉमी की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? हाल के विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज में छूट को मंजूरी दी है। जाहिर है, जितना नकदी का चलन कम होगा, आम आदमी को उतनी ही राहत होगी। साथ ही काले धन पर नकेल भी लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम कैशलेस इकोनॉमी के लिए कितने तैयार हैं? भारत में 97% रिटेल ट्रांजैक्शन अभी भी कैश पर आधारित है और पिछले 3 माह में केवल 29% बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। भारत में 43% बैंक अकाउंट डॉर्मेंट है, जिसका मतलब ये है कि अकाउंट खोलने के बाद या पिछले 1 साल में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 66 करोड़ 18 लाख डेबिट कार्ड होल्डर हैं और 2 करोड़ 45 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। जरूरत है लोगों को इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की। साथ ही अगर भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाना है, तो डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित भी बनाना होगा। तो विमुद्रीकरण पर देश इस समय बहस कर रहा है और सरकार का ये कहना है कि देश की जो आर्थिक मजबूती है वो इससे आएगी, महंगाई भी कम होगी, ब्याज दरें कम होंगी, बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। लेकिन कुछ लोग इस पर अपनी आशंकाएं भी जता रहे हैं। आइए पहले इसी सवाल से जरा निपट लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपकी GDP कम हो जाएगी, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो धीमी पड़ेंगी, सुस्त पड़ेंगी, इस तरह की आशंकाएं लोग जाहिर कर रहे हैं, जबकि सरकार उलट कह रही है। आपका क्या मत है? GDP हमने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कल संसद में सुना, उन्होंने कहा 2% कम हो जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं माइनस में चली जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्या पूरी अर्थव्यवस्था देश की क्या कैश पे ही चल रही है, क्या खाली ब्लैक मनी पे चल रही है? देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा तो चल रहा है ना। तमाम लोगों को चेक से पेमेंट मिलते हैं, तमाम लोग जो है LPG की उनको सब्सिडी जाती है, वो ट्रांसफर हो रही है, कैशलेस ट्रांसफर हो रहा है। आज नहीं, काफी समय से हो रहा है। और ये कहना कि हर व्यक्ति जो देश में वो खाली काला धन ही प्रयोग करता है, वो तो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा, जब जो 70 साल से जैसी अर्थव्यवस्था का हमने निर्माण किया, जिसमें एक तो ब्लैक मनी और दूसरी ब्लैक इकोनॉमी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जो ब्लैक इकोनॉमी है, काली अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 30%। उसी का नतीजा है कि गरीब और अमीर के बीच में खाई कम होने की जगह वो बढ़ रही है। और इसी काली इकोनॉमी का एक हिस्सा है काला धन, ब्लैक मनी, है ना। तो हमको अभी जो अटैक हुआ है, हमला है, वो काले धन पे है, लेकिन जो ब्लैक इकोनॉमी का जो अजगर है वो बरकरार है। तो उस पे भी साथ साथ हमको हमला करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो जीडीपी ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ हमने उठा करके देखिए, जब कोई कदम उठाए जाते हैं, मान लिया 0.1 0.2 कुछ होता भी है, लेकिन अगर 2 क्वार्टर के बाद वो और तेजी से बढ़ने लगती है तो वो देश के हित में। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, जो 70 साल से ये ब्लैक इकोनॉमी पूरे देश में और कुल मिला के ब्लैक मनी इस साथ कदर बढ़ गई थी कि हमारे आंखों के सामने, हमारे पड़ोस में, हमारे कस्बे में, हमारे गांव में, हमारे शहर में हम लोगों को देखते, ये समझ में नहीं आता ये करते क्या है, लेकिन इनके महल खड़े हो गए। हमने ये देखा उनके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हमने ये देखा कि ना वो पढ़ पाते हैं, ना उनके पास कोई पेशा है, लेकिन वो MP MLA हो गए, नेता हो गए। हमने ये भी देखा कि वो करोड़पति हो गए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 पैसे का टैक्स नहीं देते। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम वैसे ही चलने दें और देश को कोलंबिया बना दें, जो लैटिन अमेरिका का देश है जहां पे कुछ जंगल राज है। या तो यह है कि आर्थिक जंगल राज लेके आए, या फिर यह है कि भाई 70 साल हो गए, ठीक है, 70 साल में देश ने बहुत पीड़ा सही। खास तौर से किसका नुकसान हुआ? आम आदमी और मध्य वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। एक ये था कि भाई अब समय आ गया, अगर इस समय भी हमने ऑपरेशन नहीं किया तो ये पेशेंट मर जाएगा। अब ऑपरेशन हमको करना है। अब ऑपरेशन इसको लिया गया है। मानी बात है, जब ऑपरेशन हो रहा होता है थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ उनको भी होती है जिनका एक्चुअली इस मरीज से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका उसमें कुछ लाभ है। तो हम ये देख रहे हैं, अब कुछ लोगों को मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं अरे साहब देश में त्राही त्राही हो रही है, टीवी पे उनके इंटरव्यू दिखते हैं। अरे भैया, अगर बंगाल में त्राही त्राही हो रही है और आप बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली में क्यों बैठी है? त्राही त्राही वहां है तो जाइए ना, अपना काम करिए। अच्छा, और दूसरा मेरा ये कहना, कुछ लोगों का ये कहना, सब दिल्ली बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, देश बंद कर देंगे। अरे भैया देखिए, जैसा प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया और कई लोग पूरे देश का देश जानता है, तकलीफ जो है उन लोगों को हो रही है जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये ब्लैक मनी जो है इसके ऊपर हमला होगा, क्योंकि देश तैयार था, गरीब तैयार है, मध्य वर्ग तैयार है, अर्थव्यवस्था तैयार नहीं तो वो लोग थे जिनके पास काला धन है। तो सारा हल्ला, सारा भारत बंद वो लोग करना चाहते हैं। भारत बंद नहीं होगा, वो बंद हो जाएंगे। जी, जो लोग काला बाजारी में लगे हुए थे उनकी तैयारी पूरी नहीं, उनकी तैयारी अधूरी रह गई। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। शुभमय जी, आप किस प्रकार से देखते हैं अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ होने की दिशा में, मजबूत होने की दिशा में इस कदम से? जैसे कि तनेजा जी कह रहे, हो सकता है 1-2 क्वार्टर में कुछ जीरो करके कुछ आपका 0.1 या जो भी कुछ होगा, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होने वाला है। तो आप इसके इफेक्ट्स को किस प्रकार से अब आंक रहे हैं इन 2 हफ्ते गुजरने के बाद? दिलीप जी, ये वाला जो कदम उठाया गया डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ, ये मुझे नहीं लगता ये सबसे बड़ा कदम है। कदम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे GST और बेनामी एक्ट की जैसे कदम या फॉरेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स के जो कदम उठाए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा जोरदार कदम है। कुल ब्लैक इकोनॉमी को से रुहा लेने के लिए वो बहुत बड़े ही कारगर कदम है। इस कदम का इसलिए जिक्र सामने हो रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट, इसका सबके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा कदम है, ये कड़ी में है, लेकिन इसका इफेक्ट ये है कि ये वाला चीज जैसे GST का जो काम होता है या दूसरे जो होते हैं, उनमें सरकार का, बिजनेस का जो डिस्कशंस वगैरह जो चीज आता है, साधारण आदमी को समझ में नहीं आता है बहुत बारी कि ये किस तरह के कदम है, क्या इसका असर आएगा, होगा जाके सामने इसके इफेक्ट। लेकिन ये एकदम सामने कि भाई आपके सारे नोट्स बदलने पड़ेंगे, सबको खड़े होने पड़ेंगे लाइन में, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मैं इस तरह से देखता हूं कि आगे चलकर अभी सरकार को जब हमने बता दिया सबको कि भाई इस तरह की चीज करना पड़ेगा, तो आगे चलकर सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अभी कि इनके बाद क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, उसका एक जिसे कहते हैं रिजल्ट लोगों के सामने पेश करना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि लोग जो 2-3 हफ्ते तक लाइन में खड़े हुए हैं, आपने सही कहा, कहीं पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, कहीं पे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो लोगों ने ये जो इतनी बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन डिसिप्लिन दिया है,
हाथों इस हाथ दिया है। डिसिप्लिन के बाद लोगों को नेचुरली ये कहेंगे कि भाई ठीक है, हमने तो हमारी तरफ से जो करना था वो हमने कर दिखाया है, हम बहकावे में नहीं आए हैं, बिल्कुल सही है। अभी आप आगे दिखाइए कि इसके आगे चलते आप क्या ठोस रिजल्ट निकाल रहे हैं, और वो चीज, वो दायित्व सरकार के ऊपर अभी बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज अगर नहीं आएगा तो लोगों का ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये रिवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, ये हमारे मेरा- साथ ओके एक एक्सपेरिमेंट की बात करें शुभमय, और कह रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा वो मालूम चलेगा बाद में, और उत्तरदायित्व सरकार पे आ जाएगा। लेकिन अनुज जी हमारे साथ हैं, अनुज अग्रवाल जी। अनुज जी, ये बताइए कि किसके इफेक्ट के तौर पे, या हम कहें कि इसके रिजल्ट के तौर पे, क्या हम कैशलेस इकोनॉमी की ही बात नहीं कर रहे? क्या हम यही नहीं कह रहे कि अब नकदी जो है उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें और कैशलेस हो जाएं, और ताकि पारदर्शिता भी आए और चीजों में ट्रांसपेरेंसी आए और तेजी आए? क्या आपको लगता है यही तो है इसका इफेक्ट? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोटों का विनिमय है। सरकार ने कहा है कि बहुत सारे नकली नोट चल रहे हैं और इनका देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। देश की जो विरोधी ताकतें हैं जिसमें कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो सरकार ने कहा है कि इन खराब किस्म के नोटों को हटा के हम नए किस्म के नोट लाएंगे। पहली चीज, सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा मुद्रा, सरकार ने अगर नहीं भी कहा है तो मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा मुद्रा मार्केट में घूम रही है, कैश, उसको थोड़ा हम कम करके उसको हम सिस्टम में लाएंगे, डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। तो किसी भी प्रकार से कैश की कमी या मुद्रा की कमी सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए जीडीपी के कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो एक्चुअली बढ़ेगा, क्योंकि जो नगद मुद्रा है वो बहुत धीरे धीरे मूव करती है। मुझे अगर किसी को 10 लाख रुपए देने हैं तो गिनने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, फिर वो गिनेगा। अगर मुझे उसे 10 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने हैं तो मुझे सिर्फ एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। भारत आईटी की सबसे बड़ी शक्ति है सर्विसेज के मामले में, ये सब हम ही मानते हैं। सभी हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से कई सारे लोगों के मित्र और रिश्तेदार अमेरिका में भी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, और जो यंग लोग हैं वो जाने वाले हैं आईटी क्षेत्र में। एसबीआई दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। 10,000 एटीएम और ब्रांचेस एक साथ इसके नेटवर्क पे काम करती हैं। हमें अपने देश की क्षमता पे संदेह नहीं करना चाहिए, और पूरी तरह से भारतीय सॉफ्टवेयर काम कर रहा है इसमें विदेशी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो अगर इतना बड़ा दुनिया के सामने का एग्जाम्पल हमने रखा है तो हमारे सभी लोगों को हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी तकनीकी क्षमता पे। तो इसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, फास्ट ग्रो करेगी। सारे यंग लोग हैं हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। जब ये हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी को यूज करेंगे, व्हाट्सएप तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, अब थोड़े दिनों में ऑक्सीजन, पेटीएम और दुनिया भर के कार्ड्स और यूज करेंगे, फ्री चार्ज यूज करेंगे, तो हमारा तो ओवरऑल बढ़ेगा। और बिल्कुल किसी प्रकार की तकनीकी क्षमता की कमी नहीं है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ पुष्पेश पंत जी हैं। पुष्पेश जी, आप तो स्वयं बहुत कार्ड्स वार्ड्स यूज करते हैं, आज से नहीं 25-30 सालों से। ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें अपने देश की जो क्षमताएं हैं, तकनीकी क्षमताएं हैं, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब हम कैशलेस की बात करते हैं तो हम बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाने, हम दो बातें अलग अलग करें। एक तो इस घोषणा को हम देश प्रेम के साथ न जोड़ें कि देश, अगर मैं देश प्रेमी हूं तो उसका समर्थन कर रहा हूं, उसका विरोध कर रहा हूं तो मैं देशद्रोही हूं। आपने जहां से बात शुरू की थी मैं वहीं से उठाऊंगा। मैं आज से नहीं लड़कपन से उधार का सुख भोगता रहा हूं। कभी पैसे जेब में नहीं होते थे, मजबूरी में उधार लेना पड़ता था। आज भी मैं उस दुकान से किताब खरीदता हूँ जब 5 रुपए की किताब में पूरी नकद नहीं खरीद पाता था। तो आदतों को तो बदलना पड़ेगा ना। नहीं, क्षमा कीजिएगा, बात पूरी कर लेने दें आप मुझे। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट आम आदमी के मन में आज है, जो चिंता कई भाइयों ने जब हम गर्मा गर्मी की बहस की तैयारी कर रहे थे शुरू की, सबसे बड़ा वहम या गलतफहमी आदमी के मन में ये है कि जब आप मुझे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने को कहते हैं तो मुझे आप उधार के जाल में फंसा रहे हैं। न केवल इसमें कर की चोरी है, मैंने सुविधा थी क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल किया, रिवॉल्विंग क्रेडिट 48% पे जा रहा है, और वो उसका बोझ मैंने उस वक्त उधार कर लिया। पहले दुकानदार की दुकान पे लिखा होता था उधार मित्रता की कैंची है, आज नकद और कल उधार। ये मेरे लड़कपन की बातें हैं। मगर आज आपको उधार से डर इसलिए लगता है कि वो जो ग्रामीण सूदखोर था मदर इंडिया वाला, जो खलनायक होता था, उससे कहीं बदतर बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी फाइन प्रिंट को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पे कहर होगा। एक बात।
मगर डेबिट कार्ड पर वो बात लागू नहीं होती। बिल्कुल। अब हमारी दूसरी मजबूरी इस देश में है कि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंतर को नहीं समझते हैं। डेबिट कार्ड को लेकर लोग एटीएम पे खड़े होते हैं और वहां से नगद लेते हैं और नगद को खर्च करते हैं। बिल्कुल। अब मेरे ऐसे आदमी को इस पूरी योजना में पिछले 15 दिन में दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि जेब में छोड़िए 10 रुपए से ऊपर बड़ा कोई नोट ही नहीं था। 5 का नोट तो मेरे सामने हाथी के कान की तरह 50 का हिलता था और 500 और 1000 के तो देखे दुर्लभ थे। तो मुझे कष्ट, मेरा मानना है कि आज भाई तनेजा साहब ने जो बात कही मैं उसका 100% समर्थन करता हूं कि हम लोग उन लोगों के कष्ट की बात न करें जो सुनी सुनाई बातें हैं। जो लोग कष्ट झेल रहे हैं उनका कष्ट वास्तव में है कि जो काली अर्थव्यवस्था और काले धन को कमाते नहीं थे, मगर एक रियल एस्टेट का आदमी था जिसने करोड़ों अरबों का व्यापार किया था काली अर्थव्यवस्था पर, मगर उसके यहाँ जो मजदूर अपने हाड़ गलाकर खून पसीना बेचता था उसको जो दिहाड़ी मिलती थी वो उसकी पसीने की नकदी कमाई थी और वो नकदी कमाई उस काले धन से आ रही थी। तो जिसके हमको कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी सही बात कही कि एक काली अर्थव्यवस्था है, एक काला धन है, एक काली अर्थव्यवस्था समानांतर है और हमारी जिंदगी उस काली समानांतर अर्थव्यवस्था से बड़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यदि मैंने कुछ काम कराना है तो वो इस देश में वो समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि मंत्री को अपने भाई के शव को लेने के लिए चेक देने में कितना कष्ट होता है। तो नहीं, बात संक्षेप में मैं समाप्ति कर रहा हूँ। धैर्य नहीं चुके। जब एटीएम के सामने इतनी लंबी लाइन में आप खड़े, आपका धैर्य नहीं चुका तो अभी आपका धैर्य कैसे चुक रहा है? मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस सरकार की विश्वसनीयता इसलिए कम हुई कि पहले आपने कहा कि हफ्ता 10 दिन सब्र कर लीजिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा, फिर 20 दिन, फिर 50 दिन, फिर 3 हफ्ते। शुभम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि यदि जनता ने धैर्य से कष्ट सहते हुए ये बात स्वीकार की कि ये उनके हित में है और ये कदम आम आदमी के हित में है, निश्चित रूप से हित में है, मगर क्या उसकी विश्वसनीयता कम तब नहीं होती जब आप आए दिन एक उसमें नियम को में परिवर्तन कर देते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा और धैर्य की जरूरत है। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं ये बात जनता को जग जाहिर होनी चाहिए कि आप अगर डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो उधार नहीं है, वो आप अपने पैसे की जगह, नोट की जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नोट भी एक मुद्रा है, वो सोने की अशरफी तो है नहीं, चांदी का सिक्का भी नहीं है। तो उसी तरह आप उस प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसकी सुविधा गांव-गांव में होनी चाहिए मेरे ख्याल में। वो बैंक की बात जो भाई साहब कह रहे थे कि इतने एटीएम है वो वैसे भी खराब पड़े रहते थे। जी, उसी पे आ रहे हैं संदीप बमजाई साहब। ये जो कैशलेस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी ढांचा है अभी उसके लिए उतना तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसमें ज्यादा वक्त लगने वाला है, या आपको लगता है कि इस स्टेप के बाद अब ज्यादा वक्त लगेगा नहीं क्योंकि अब ये एक जरूरत बन चुकी है? देखिए, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के मामले में इंडिया ने बार बार दिखाया है कि वो बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेती है टेक्नोलॉजी। डीमटेरियलाइजेशन जब शेयर्स का हुआ था वो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि जब शेयर्स को डिपॉजिटरी में डालना था और फिजिकल शेयर्स खत्म हो गए थे तो पहले तो लोगों ने बोला कि नहीं नहीं पेपर है, वो हमारे हाथ में रहेगा, उसका टच एंड फील रहेगा, हमारे बैंक के लॉकर में रहेगा। तो जब वो डीमटेरियलाइजेशन हुआ तो वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया, हमने उसको वो वाली टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब कर ली। आज भी अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, ओल्ड स्टाइल फ्रेंचाइज जो होता है वो यूज हुआ, बैलेट पेपर। इंडिया में ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है। अब आप पिछले 15 दिन का आप जो डेटा आ रहा है उसको आप देखिए कि द यूजेज ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स हैज गॉन अप बाय अ मिनिमम ऑफ 70 to 80%। पेटीएम जो मिस्टर शर्मा है, हाँ। वो सडनली मतलब उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसे एक्सप्लोड हो गई है कि इट्स नॉट इवन एक्सपोनेंशियल, कि मतलब 7 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रही है, 120 करोड़ का ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो मूल मंत्र है इस पूरी चीज में वो है टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। इंडियंस आर वेरी गुड एट इट। आपने जो अभी थोड़ा सा वो दिखाया था पैकेज, उसमें आपने बताया कि 600 मिलियन के करीब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपडेटेड फिगर्स है वो बहुत ही चौकन्ने वाली फिगर्स हैं। 696 मिलियन डेबिट कार्ड्स, मतलब 700 मिलियन 70 करोड़ डेबिट कार्ड इंडिया में हैं। और क्रेडिट कार्ड कितने हैं? सिर्फ 26 मिलियन, 2.6। अब जो पंच साहब ने बोला वो वही कहानी में फिर से दोहराता हूं, मैं भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता था, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता था। मेरी डॉटर ने मुझे समझाया कि वाई आर यू यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड एंड वाई डू यू, आप हर महीने क्यों इसको पे करते हैं बिल को, वाई डोंट यू यूज योर डेबिट कार्ड, इट इज लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट।
तो मेरे को पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं उतना ही खर्च करूंगा। वो मतलब जो पुरानी कहावत है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर साइज, जी, जी। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सही बात है। और वही चीज अब मुझे लगता है दुनिया इंडिया में फॉलो करेगी कि आपके पास एक कार्ड है, उसको आप बैंक से पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो गलतफहमी अभी लोगों में है कि दे आर यूजिंग अ डेबिट कार्ड टू विड्रॉ मनी, दैट्स नॉट, दैट इज, वो गलत बात है। आप उसको अपने बैंक के साथ लिंक करें, अपने अकाउंट के साथ लिंक करें, उसमें आप देखें इतना पानी है, आप उतना ही पानी पीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेटीएम जैसी जो चीजें हैं या ऑक्सीजन जो हमारे साथ बैठे हैं या फ्री चार्ज जिसका जिक्र हुआ, दीज थिंग्स विल कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज ट्रांजैक्शन। हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, दो हमारे जो पैनल पे हैं वो अलग अलग डाइवर्जेंट ओपिनियन था कि जीडीपी में घटाई होगी, कंजम्पशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, ट्रांजैक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो 67% हम कंज्यूम करते हैं लोकली इंडिया में, तो जीडीपी 67% कंजम्पशन बेस्ड। तो उस पे जो रोक आई है इन 15-20 दिनों में और आगे जाके भी मुझे लगता है महीने 2 महीने, ट्रांजैक्शन और कंजम्पशन पे एक रोक आई है जिसकी वजह से जीडीपी में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट जो इसके लॉन्ग टर्म गेन्स है वो दे आर स्पेक्टेकुलर। हमारे साथ सुनील कुलकर्णी जी हैं, वही जिसका जिक्र कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ऐसे लग रहा है कि पेटीएम और ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये बताइए कि कितना आप फर्क, कितना उछाल महसूस कर रहे हैं, जैसे कि अभी संदीप जी बता रहे थे, इस डिसीजन के बाद एकदम से जो आया है। ऐसा है कि अब तक डिमोनेटाइजेशन के पहले कैश का कोई डिसइंसेंटिव नहीं था। कार्ड आप स्वाइप करते हैं तो जो मर्चेंट था उसको 1% से 2% के बीच में चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अगर आप 500 का नोट देते थे तो उसमें उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी का कोई इंसेंटिव नहीं था। हालांकि मर्चेंट को पता है कि उसको जाके जमा कराना पड़ रहा है, जैसे बता रहे थे कि इसमें तकलीफ होती है वगैरह, लेकिन उसको लगता था कि मैं 500 रुपए पे 1% क्यों दूं। और इस वजह से ये जो सारा कैशबैक या सारे इंसेंटिव सारी कंपनियों ने निकाले थे, ये इसीलिए निकाले थे कि लोगों को हैबिट हो। तो इस तरह से इसमें दो हमें देखना है कि शहरों की प्रॉब्लम अलग है, गांव की प्रॉब्लम अलग है। शहरों की प्रॉब्लम यह है कि शहरों में बहुत सारे एटीएम्स थे, तो शहरों में एटीएम का रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन शहरों में बहुत सारे डेबिट कार्ड थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया। लेकिन वो डेबिट कार्ड सिर्फ एटीएम से कैश निकालने के लिए यूज किया जा रहा था, उनको पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं यूज कर रहे थे। गांव में प्रॉब्लम थी कि एटीएम थे ही नहीं, वहां पे माइक्रो एटीएम जैसे 4 लाख का जो एटीएम आता है, 15,000 में माइक्रो एटीएम बन जाता है। ये जो माइक्रो एटीएम है ये सिर्फ 15,000 रुपए का है, इसको एसी की जरूरत नहीं है, इसमें बैटरी बैकअप है, इसमें 2G की टेक्नोलॉजी से भी चलता है। और कैश कौन देगा? आपका जो किराना स्टोर वाला है वही कैश ले रहा है, वही कैश दे रहा है। तो इस तरह से अगर 6.5 लाख गांव हैं, वहां पे माइक्रो एटीएम कुछ जगह पे ऐसे लगेंगे, कुछ जगह पे मोबाइल के साथ बायोमेट्रिक लग जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लिटरेसी की जरूरत है, क्योंकि ये आधार पे है। यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो आप अपनी उंगली डालिए, अपने बैंक से पैसे निकालिए, आप अपनी उंगली डालिए, बैंक में पैसे डालिए। तो इस तरह से अभी ये डिमोनेटाइजेशन के लास्ट 2 हफ्ते में हमने बिहार और झारखंड में कम से कम 300-400 ऐसे माइक्रो एटीएम लगाए हैं, और जो हमारे आरबीएल बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ से, और 3 से 4 हजार बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमने एसबीआई के लगाए हैं, जहां पे पीसी और बायोमेट्रिक के जरिए कैश इन कैश आउट हो सकती है, और अपने बैंक अकाउंट में पुराने नोट ले सकते हैं, सब 10,000 रुपए तक, ताकि जो बैंक की जो क्यू है वो कम हो सके और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सके, क्योंकि आप अपने ही बायोमेट्रिक से अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप मोबाइल से बायोमेट्रिक लगा लें तो ये जो इस समय पूरे भारत में 15 मिलियन 1.5 करोड़ मर्चेंट्स हैं, शॉप्स हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सिर्फ 10 लाख है। तो 1.5 करोड़ और 10 लाख में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जब तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक हमारा जो सारे वॉलेट कंपनीज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जिन्होंने बताया पेटीएम, फ्री चार्ज, इन सब लोगों को डिजिटल के माध्यम से सिर्फ नॉर्मल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कार्ड पेमेंट नहीं कर सकते। जी, तो बहुत सारी बातें हमें बताई और वक्त के साथ बहुत सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन एक बात जो हम उठाना चाहेंगे ब्रेक के बाद भी, वो ये कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो तरह तरह के कार्ड्स
प्लास्टिक मनी जिसकी हम बात करें, ये कितनी सुरक्षित है और लोगों का अगर इस पर विश्वास जमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माई फर्स्ट जॉब मेड माई सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9 को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना तो वो खुद की भी नहीं सुनती है। कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। कहते हैं पैसे के साथ विश्वास बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, और अगर विश्वास हो जाए तो फिर आप जो भी कुछ उपाय करेंगे वो विश्वसनीय बन पड़ेंगे। लेकिन ये विश्वास जमाना जरूर है, और खासतौर से जब हम प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो उसके साथ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इशू है। आइए जरा जनता जनार्दन की राय लेते हैं कि वो इसमें कितना विश्वास कर रहे हैं। जी, पहले कौन बात करेंगे? पहले हम यंगस्टर्स से शुरू करते हैं जरा। जी बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये जो कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, कार्ड्स इस्तेमाल करने की बात हो रही है, युवा लोग तो काफी इस चीज को अपना रहे हैं और इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यंगस्टर्स की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, ऑक्सीजन हो, फ्री चार्ज हो। ये हमारे लिए बिल्कुल वरदान साबित हुआ है। व्हाट्सएप की तरह? बिल्कुल, व्हाट्सएप की तरह वरदान है। पेट्रोल पंप पे जाना है, कहीं भी जाना है, अब तो छोटे छोटे वेंडर्स भी पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं। बट मेरा अगर दूरदर्शन के माध्यम से सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। लोग थोड़ा डरते हैं, जैसे आपने ये बात की सिक्योरिटी की, तो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं सरकार, अभी कई बजट बनाती है अवेयरनेस के, एडवर्टीजमेंट के, खुद की मार्केटिंग के। इस बात में अवेयरनेस लाए तभी जाके कैशलेस इकोनॉमी होगी। ओके जी सर, आप बताइएगा। कैशलेस इकोनॉमी के मैं फेवर में हूँ। मैं खुद ही 98% ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन करता हूँ। सिर्फ 2% जहाँ सब्जी खरीदना है या दूध खरीदना है वहां पर ही यूज करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अभी न्यूज आई थी, कोई शायद 32 लाख का
वो डाटा चोरी हो गया था, 32 लाख का लोगों का चोरी हो गया था। तो लोगों को फियर है, जब तक कि आप वो टेक्नोलॉजी को इतना सिक्योरली करोगे तब तक लोग इसको यूज नहीं करेंगे। मैं भी इसके फेवर में हूँ कैशलेस के, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब तक इसका सही इंतजाम ना हो, गांव में एटीएम ना लगे, उसी के बाद गांव वाले भी जागरूक, जब तक एटीएम नहीं लगने जागरूक भी नहीं होंगे। गांव में 80% सब पे एटीएम है, लेकिन यूज कोई नहीं करता, मेरा कहना। जी नरेंद्र तनेजा जी, कुछ चुनौतियां हैं खासतौर से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने की। लोग बात कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। नीलम, बैंक जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ है भरोसा, और हमारे देश में लोग बैंक पर भरोसा करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हुई, हमारे देश में जो लेटेस्ट डेटा है 71 करोड़ डेबिट कार्ड है देश के अंदर, और 100 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसमें से लगभग 40% स्मार्टफोन है। आईफोन वो ना हो लेकिन स्मार्टफोन है, 3000 4000, और उसको सब तरह के लिए यूज कर रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो भी उसको यूज कर पा रहे हैं। अच्छा, जहां तक अभी आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा, आपने देखा कि कितनी आसानी से 15,000 रुपए की मशीन जो एटीएम का काम कर रही है हमारे देश में। देखिए, अब ये कदम उठाए गए हैं, और उसके बाद आपको ताज्जुब होगा कि आने वाले 1 साल के अंदर देश के हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर एटीएम की बारिश हो जाएगी। वो जरूरी नहीं है वो बहुत बड़ा एटीएम होगा, लेकिन इस तरह के एटीएम की बारिश होने वाली है। छाते तैयार रखिए आपने। अच्छा, दूसरे में आपको बात दूसरे में आपको एक बात कहना चाहता हूं। मेरी खुद की उम्र ज्यादा है, लेकिन परेशानी क्या है कि जब आप युवा लोगों से बात करते हैं, वो हर चीज वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे देखते हैं। जो मेरे जैसे उम्र के लोग हैं, या तो वहीं ठहर जाते हैं, जो पता नहीं क्या है वो पीछे देखने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये जो देश है और कैशलेस इकोनॉमी को ड्राइव ये लोग करने वाले जो देश के युवा है, और क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पॉपुलेशन युवाओं की है, इसलिए मैं इसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि 1 साल के अंदर देश में एटीएम की बारिश होगी। मैं फिर कहता हूं, छाते तैयार रखें शो में जी। लेकिन ये बताइए, छाता तो हम लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन क्या कैशलेस इकोनॉमी हर समस्या की जड़ है? क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था की जो भी विसंगतियां हैं या जो भी नाकामियां हो सकती है वो सब कैशलेस से दूर हो जाएंगी? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि कैशलेस लोग करना चाहेंगे, लेकिन जो ले रहे हैं उनको, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो ले रहे हैं हर जगह पे जहां पे मैं कैशलेस करना चाहता हूं, वो कितना कैशलेस करना चाहते हैं। ब्लैक मनी का जिक्र तनेजा जी ने किया था, और जिसके ब्लैक इकोनॉमी का सबसे बड़ा लोगों पर खटकता है किस जगह पे? छोटी छोटी दुकानों में नहीं, 3 चीजों पे लोगों को सबसे ज्यादा खर्च आजकल होता है: एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट में। इन चीजों में, ट्रांसपोर्ट हम छोड़ दे, हेल्थ या एजुकेशन में आप शायद ही किसी स्कूल देखेंगे, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कैश पसंद ना करते हो। और ये लोगों के खर्च में सबसे नकदी का एक सुख होता है। बिल्कुल, और ये ही है सबसे बड़ा अड़चन जो लोगों को सामने खटकता है। लोगों के लिए मुश्किलें बन जाती है कि वो पेशेंट लेकर आए हैं, पेशेंट के लिए वो एक तरफ दवाई ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ कैश ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी दुकान, हम जगह पे जाके कार्ड देना भी अगर चाहेंगे तो इवन दिल्ली जैसे शहरों में भी छोटे हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी हम तो कार्ड नहीं लेते हैं, या कार्ड का मशीन खराब है या कुछ है। और ये जो इकोसिस्टम पे जो वार है, इसलिए मैंने पहली बार ही बोला था कि ये इन पे अटैक जो आएगा बहुत जरूरी है जी। हाँ, जैसे ग्रोसरीज हो गई या हेल्थ केयर हो गया। सो रिसेंटली मैंने अपने 80 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंट्रोड्यूस कराया बिग बास्केट के कॉन्सेप्ट से या ग्रोफर्स के कॉन्सेप्ट से। सो मुझे ये लगता है कि हम एक नई इंडस्ट्री को, एक नए ब्लू ओशन की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं। वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर ब्लैक मनी कैन गो ऑफ, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ न्यू काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर पीपल कैन इनोवेट एंड थिंक मोर। ओके, ग्रेट। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए। एक्चुअली कैशलेस होने का एक और बेनिफिट ये भी है कि अभी तो डीमोनेटाइजेशन हो गया, 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए और नई करेंसी आ रही है, लेकिन 6 महीने बाद या साल बाद ये करेंसी दोबारा जेब में डाली जा सकती है। कैशलेस होने का फायदा ये होगा कि अगर हम उसको किसी एक किराने वाले को या किसी भी शॉप पे कैश नहीं पे कर रहे, उसको बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्योंकि अब पैन कार्ड से ज्यादातर अकाउंट्स लिंक हो रहे हैं, तो वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में शो होने शुरू हो जाएगा और उससे परेशानी होगी लोगों को। जी इनिशियली। हाँ बोलिए मैम। पर अगर जैसे स्कूल में एडमिशन लेना होता है, किसी को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे नहीं होते। अगर प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन देना है तो आपको डोनेशन देनी पड़ती है, तो वहाँ तो कैशलेस का काम नहीं चलेगा, तो फिर लोग कैसे एडमिशन लेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है। जी साहब आप बोलिए, बताइए।
हम तो दोनों चीज का समर्थक हैं। दोनों चीज कौन सी? कैशलेस इकोनॉमी और काला धन, जो समाज का सबसे काला धन के समर्थक नहीं होंगे आप? विरोधी, उसके विरोध में। तो दोनों चीज के हम हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सुधार भी होना चाहिए। ठीक है। जैसे काला धन किनके पास है, कैसे वो आएगा? जैसे काला धन जो है 5 ही लोगों के पास, 6 लोगों हैं, ब्यूरोक्रेट के पास है, रंगदार ठेकेदार के पास है, नेता अभिनेता के पास है, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास है। उन पर कैसे हम शिकंजा कस सकते हैं? सरकार को कसना चाहिए, तब वहीं काला धन बाहर निकलेगा। जी, ओके। हाँ, बोलिए। मैम, मेरा बस ये कहना है कि जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो संघर्ष एक बड़े स्तर पे हुआ था, तब जाके हमें आज़ादी मिली और हम यहाँ पर खुली हवा में चर्चा कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो एक परिवर्तन जो आता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक संघर्ष होता है, लोग अपना जो है योगदान करते हैं, तब जाकर के सफलता मिलती है। और मैं जिस तरीके से ह्यूमन चेन बनाई जा रही है राष्ट्रपति भवन के पास, मैं ये पूछना चाहूंगा, इसकी वजह ये होता कि समर्थन देते, अगर आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वो दें, अगर भ्रष्टाचार से निपटने का आपके पास कोई और तरीका है तो वो दें, बजाय इसके कि ह्यूमन चेन बनाएं। ठीक है। बार बार चर्चा हो रही है कैपिटेशन फी की जो बच्चों को देनी पड़ती है। देखिए, ये कैपिटेशन फी जो मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम स्कूल कॉलेजों में ली जाती है और नकद ली जाती है। कई अस्पतालों में नकद पेमेंट ना दो तो वो इलाज नहीं करते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये ब्लैक इकोनॉमी की संतानें हैं। ये जब तक हम कैशलेस इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, ये संतानें नहीं जाने वाली कहीं। अच्छा, दूसरी ये जो इन्होंने चेन की बात करी, मेरा ये मानना है, देखिए हम लोकतंत्र हैं, जिसको ह्यूमन चेन बनानी है या कोई चीज बनाए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र है, अपने विचार लोगों को लेके आने चाहिए, ये हमारे देश की खूबी है। लेकिन ये जरूरी है कि ये जो लड़ाई है, क्योंकि लगभग सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल आइडिया है जो सरकार लेकर के आई है वो उसके साथ है, कैशलेस इकोनॉमी के लोग कह रहे हैं हम उसके साथ है, लेकिन फिर वो इफ्स एंड बट्स। मेरा ये कहना है, लोग सवाल उठाइए, लेकिन सबका मिलकर देश में हमको समाधान ढूंढना चाहिए। लोकतंत्र ये भी कहता है। जी अनुज जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो सिक्योरिटी, बहुत बार लोगों को लगता है कि साहब कितना सुरक्षित है ये, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाते, और बहुत लोग जाहिर है अपनी काली कमाई को छिपाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे ट्रांजैक्शंस में नहीं जाना चाहते। तो इन दो चीजों के क्या तोड़ हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम भारत और विश्व के परिदृश्य में देखें तो अभी तक हमारे यहाँ तकनीकी रूप से कोई भी बड़ा साइबर क्राइम बैंकिंग सेक्टर में नहीं हुआ है। अगर हम विश्व के परिदृश्य में देखें, ये जो अभी एक चर्चा उठाई गई कि कोई 32 लाख डेबिट कार्ड को लेके कुछ मैटर हुआ, मैं उसको ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन अगर हम विदेशों में देखें तो वहां इससे बड़े बड़े मैटर हुए हैं। तो कुल मिला के भारत में सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जो साइबर सुरक्षा की व्यवस्था अभी तक रही है, वो बहुत बढ़िया रही है। ये भी जो एक छोटा सा मैटर हुआ है, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ये प्रकाश में आया, वित्त मंत्री और वित्त सचिव के स्तर पर उस पर कार्रवाई करी गई, और मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ लोगों का 1 या 2 करोड़ का ही मामूली नुकसान हुआ। एक्चुअली में लोगों का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कार्ड बदलने पड़े। तो इसलिए जनता का नुकसान नहीं हुआ, तो जनता को पूरी तरह से सुरक्षित है। आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनता किसी प्रकार, ये गाइडलाइंस भी ड्राफ्ट है, कि अगर ऐसे किसी हेरा फेरी या साइबर क्राइम की शिकार हो जाती है, कोई कार्ड का फ्रॉड आता है, तो बैंक उनको तुरंत कंपनसेट करेंगे, इसमें लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी आरबीआई ने डिस्कशन के लिए गाइडलाइंस निकाली, मुझे लगता है जल्दी ही ये लागू हो जाएंगी। तो लोगों को इस बारे में निश्चिंत रहना चाहिए। तीसरी बात, जैसे कि हमारे यूथ ज्यादातर सब आईटी सेक्टर से या तो जुड़े हुए हैं या जाने वाले हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं कमी है। तो सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें मिलके निश्चित रूप से एक अवेयरनेस का प्रोग्राम तो चलाना ही पड़ेगा। इससे लोगों का फायदा होगा। जी मैम, मैं प्लास्टिक मनी के समर्थन में हूँ, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक आम गरीब की जेबें कटना बंद हो जाएंगी। और दूसरा है कि सर आपने बताया इसके प्लास्टिक मनी का जो स्वेप करने की मशीन है ऑक्सीजन, इससे आपने बताया कि 15,000 कीमत। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा, अगर कोई एक छोटा दुकानदार लेके बैठे तो इसकी कीमत थोड़ी कम होगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा ये? ओके जी, हाँ।
विमुद्रीकरण की इस महफिल से, पुष्पा जी बैठे हुए हैं, इस महफिल से खुशियां मिले तमाम, और पल पल में हो चैन, तुम्हारे घर में हो आराम, और हंसकर तुमको सुबह बुलाए और मतवाली शाम, और हाथ जोड़कर दुआ कर रहा तारा खासवाम। और दो पंक्तियां यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है, उसको समर्पित कर रहा हूँ कि विमुद्रीकरण के पहाड़ पे बैठा हूँ। ये पहाड़ है परमपिता परमात्मा का, हमारे मन में, मस्तिष्क में आज आया है कि विमुद्रीकरण के पहाड़ पे बैठा हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, और खोद ले चाहे जहां से, आखिर शून्य ही निकालेगा। बस ये मुशायरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुशायरा नहीं, ये चर्चा हो रही है। हाँ, चर्चा हो रही है, अभी बहुत सारे लोग अपनी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आम आदमी सरकार के साथ खड़ा है इस काले धन के विरोध में, लेकिन एक उसके मन में प्रश्न है, पूरी जनता के मन में प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के जो खाते हैं वो कब कैशलेस होंगे। ओके, इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही सवाल। हाँ। एक तो मैं इसका समर्थक हूँ, प्लास्टिक मनी का समर्थक हूँ। इसके लिए सभी स्कूलों में मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, शॉप्स, उसके ऊपर ये ई पेमेंट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और दूसरा जो है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इनका जो पेमेंट हो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट होना चाहिए। मैं 3 चीज कहना चाहूंगा। कौन कह रहा है कैशलेस इकोनॉमी नहीं है? आप अगर आप टीवी पे देखें तो आज एक चाय वाला भी पेटीएम यूज कर रहा है, सब्जी वाला भी कार्ड मशीन यूज कर रहा है। और दूसरी बात है कि अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और शायद ये एक समय, इन्होंने सरकार ने एक समय लिया, अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, तो ये एक सही समय है। और तीसरी बात, अधिक नहीं कुछ तो करे, सरकार ने अपना प्रयास किया, आओ हम सब लोग मिलकर इस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास करें। जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहूंगा, 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया हमारे पे। हाँ। हमने इतना सेक्रीफाइस किया उनसे आजादी पाने के लिए, तो क्या हम 50-60 दिन दे नहीं सकते? हम सब सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को, यूथ सपोर्ट करता है, और हम कैशलेस इकोनॉमी पे बढ़ रहे हैं और ब्लैक मनी से आजादी चाहते हैं। ओके जी। अभी हमने शेयर्स का डीमेटलाइजेशन किया। पहले हम शेयर को हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने पास रखते थे, तो काफी दिक्कतें होती है हैंडलिंग करने में और सेल परचेस करने में। लेकिन लोग अभी आसानी से एक बटन दबा के अपने शेयर को खरीद भी देते हैं, बेच भी देते हैं। इसी प्रकार से हम पैसे भी सेम वही फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, पेटीएम या फ्रीचार्ज के थ्रू। ओके, इधर दीजिए आगे। कुछ लड़कियां बैठी हैं, अपनी बात करें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 70 साल से जितना करप्शन, भ्रष्टाचार चल रहा था, जो सरकार ने ये करा है कि भाई नोट बंद हो गए हैं, इससे जो ब्लैक मनी है ना वो सारी निकल के आ जाएगा। और जो आगे है ना, जो न्यू जनरेशन है, उसमें क्या कहते हैं, एक नया वो मीन जोश आएगा और डेवलप होगा। जो आजकल ऑनलाइन सारी शॉपिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पेटीएम जो भी है, इससे बहुत आगे हमारा देश जो भी जाएगा। ओके, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारी कंट्री में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो और सब लोग अवेयर हो, स्पेशली रूरल एरियाज में, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल स्टेप होने वाला है। जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि whenever a new change is coming, it's coming for the betterment. So when a person change, it is called a progress. But when we all change, it is a revolution. So this is a time for a new revolution. एक नई क्रांति देख रहे हैं युवा लोग इसमें। ओके, मैं बिहार के एक ऐसे गांव से आता हूं जो नेपाल के सीमा पे लगा हुआ है। वहां पर अभी भी ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को बिल्कुल भी नहीं समझते, और लोगों में बहुत अभी भी आशंका है इसके लिए। ओके जी। मैं पूरी तरह से कैशलेस के इसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेडी वाला है, वो उसकी कमाई रोज की 100-150 रुपए की है, और वो 100-150 रुपए के लिए रोज अपने लिए बैंक में जाके, पेटीएम से जाके अपने रोज के, उसके वही कमाना और वही खाना है। रिक्शे वाला है, उसके ही 100-150 रुपए वो कमाएगा, तो वो कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएगा और सारी चीज करेगा। और भी सारी इकोनॉमिक्स में काफी का देखा जाएगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी जैसे गृहिणी की माने, वो अपने कैश के लिए सारी चीज बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करती हैं, सारे जो फिक्स वैल्यू हो जाते हैं। पूरा ही तरह कैशलेस दोष लगा रहे हैं। गृहिणियां बिल्कुल अब उसी तरह से चलेंगी जैसे वक्त चलेगा, और वक्त की ये डिमांड है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first.
and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था। बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माय स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमने बात की कि विमुद्रीकरण के बाद देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गेन्स हो सकते हैं और कैसे हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमें आगे की चुनौतियां क्या कुछ हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जो डगर में हमें मिल सकती हैं, जिन्हें हमसे निपटने की उम्मीद वो जरूर करेंगे। हमारे साथ कुलकर्णी जी बैठे हुए। कुलकर्णी जी, कुछ सवाल लोगों ने भी उठाए और जो संदेह हैं वो जाहिर किए ही हैं लोगों ने कि विश्वास की एक कमी है और सिक्योरिटी फीचर्स की बात है और इसकी पहुंच की बात है। सबसे बड़ी बात ये और लोगों को उसके बारे में बताए जाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम निकट भविष्य में सॉर्ट आउट कर सकते हैं या आपको लगता है इसके लिए वक्त लगने वाला है अभी? ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया था कि कुछ शॉप्स में ये मशीन लगेंगी, कुछ शॉप में मशीन नहीं होगी, कुछ शॉप में शॉपकीपर का खुद का मोबाइल जो उसका मोबाइल है उसी पे ही ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। तो उसमें ऑक्सीजन, एम वीजा, मास्टर कार्ड, यूपीआई, रुपे, इन सब की ट्रांजैक्शंस इंटरऑपरेबल तरीके से एक ही क्यूआर कोड पे हो जाएगी। वो फ्री है, उसमें मर्चेंट को कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जिसमें जहां पे मर्चेंट को ज्यादा सुविधा चाहिए कि कार्ड भी चाहिए, आधार भी चाहिए, ये सारी चाहिए, वहां पे मशीन की जरूरत है। मैंने 15,000 बताया था, लेकिन इस समय हम आधे प्राइस पे दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मशीन ज्यादा से ज्यादा लगे, क्योंकि हम मशीन बेचने में नहीं है, हम ट्रांजैक्शन पे ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं। इसलिए आधे दाम पे इसको दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये मशीनें लगे और ज्यादा से ज्यादा जगह लगे, भारत में गाँव में भी और शहरों में भी। और इस तरह से दोनों। और जहां तक कि सिक्योरिटी का सवाल है जो बताया गया था, आरबीआई ने ये निकाल दिया है, गाइडलाइन निकाल दी है कि सारे नए कार्ड जो हैं वो चिप एंड पिन के साथ निकलेंगे। अच्छा। कोई भी नया कार्ड अब मैक्स स्वाइप वाला नहीं होगा, वो चिप एंड पिन है। जो आपने जो 30-31 लाख के जो फ्रॉड की बात कही थी जिसमें प्रॉब्लम आई थी, वो मैक्स स्वाइप कार्ड थे। जो चिप एंड पिन कार्ड होता है उसमें बहुत कम संभावना है कि इसमें, ऐसे तो नासा भी हैक हो जाता है, लेकिन अगर आप चिप को अगर देखें तो नगद भी गिर सकता है, संभावना है। तो इस हिसाब से आपको सिक्योरिटी का वो है। दूसरा, मोबाइल वॉलेट इसी सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करता है कि अगर आप अपने बैंक से 1,000 रुपए मोबाइल वॉलेट में डालें तो आपकी रिस्क 1,000 रुपए की है। आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट रिस्क पे नहीं डाला है, आपने सिर्फ 1,000 रुपए रिस्क पे डाले, और इस वजह से मोबाइल वॉलेट की पॉपुलैरिटी। संदीप जी, लेकिन बात वहीं आके आ जाती है कि कितने लोग अभी बैंकिंग की व्यवस्था से बाहर हैं, उनको उसमें अंदर लाने की बेहद जरूरत है और ये भी एक कदम है जो उठाया जाना चाहिए और बहुत जोर शोर से अब लोगों को, तमाम लोगों को बैंक के उससे जोड़ना चाहिए। अभी जो एटीएम का नेटवर्क है इंडिया में वो सिर्फ 2,01,637 एटीएम है, बट जो उससे बड़ी व्यवस्था भारत में है, जो एक बैकबोन है जिसका आई थिंक सरकार इज गोइंग टू पे अटेंशन टू इट, ऑलरेडी वो सोच में है,
जो हमारा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है, उससे बड़ा नेटवर्क पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। वो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, और वो पोस्ट ऑफिस मतलब भारत के जो सबसे अंदर वाला कोना है वहां तक पोस्ट ऑफिस है। पोस्टमैन तो हर जगह है, मतलब खाली अर्बन एरियाज में अब पोस्टमैन एक यूनिक चीज बन गया है, क्योंकि वो ये क्या चीज है। बट जो भारत है, हिंटरलैंड है, रूरल भारत है, उसमें तो पोस्टमैन ही है। उन पोस्ट ऑफिस को हमें बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो हो रहा है, दैट प्रोसेस इज ऑन, जिसकी वजह से ऐसे जो गैजेट्स हैं वो उन पोस्ट ऑफिस तक भी पहुंचेंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी जो इस साल मार्च 31 तक $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, वो पूरी कैशलेस होगी, ये गलत फहमी है। ये होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बट इन गोइंग फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो काफी तरह से कैशलेस बनेंगी, बट पूरी कभी नहीं होगी। स्वीडन जैसी इकोनॉमी है जहां कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 2% बची है, इट इज कंप्लीटली कैशलेस। वहां बैंक तक मतलब अब एक वो विचित्र सी जगह बन गई है जो किसी ने देखा नहीं है। और जो कोरोना है, जो स्वीडन की करेंसी है, वो नोट होते ही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज डन। पर स्वीडन बहुत छोटा सा देश है, भारत के सामने बहुत कंपेयर नहीं कर सकते। और जो हमारी देखिए 2-3 इकोनॉमी है भारत में, एक अर्बन एग्लोमरेट्स की इकोनॉमी है, एक रूरल भारत की इकोनॉमी है, और तीसरी ऑफ कोर्स ब्लैक इकोनॉमी है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो आज भी चलेगी। अंडर इनवॉइसिंग चलेगा, ओवर इनवॉइसिंग चलेगा, एक्साइज का इवेजन चलेगा। लिकर में एक्साइज का इवेजन आज से नहीं, सालों से चलता है, वो पैसे अभी भी लोग बनाएंगे। टबैको में एक्साइज का इवेजन है, वो चलेगा। ये सब चीजें रहेंगी, बट लार्जली आई थिंक एक रोक आ जाएगी और हम ज्यादातर प्लास्टिक की तरफ बढ़ेंगे। पुष्पेश जी, फाइनल कमेंट्स। नीलम, मुझे 3-4 छोटी-छोटी बातें कहनी है। एक तो जो लोगों ने शंकाएं प्रकट की, 2 बुनियादी बातें हैं, एक एजुकेशन के सेक्टर में, एक स्वास्थ्य के अस्पताल वाले में, वहां हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आज जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो बेचारा आम साधारण गांव का आदमी है, वो तो किसी निजी अस्पताल में जाके लाखों का इलाज करवा ही नहीं सकता। उसकी एक समस्या ये है कि मैं मांग ताक कर जो 10 रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सूदखोरों से नगद लेकर गया था, वो मैं उतनी रकम कहां से ले जाऊंगा जान बचाने के लिए जो मैं देता। मुझे लगता है उसका समाधान ये है कि जिस तरह की जनधन बैंक योजना के साथ बीमा था, स्वास्थ्य बीमा की योजना है, मगर ये अगर कर दिया जाए कि कोई भी अस्पताल नगद नहीं ले सकता है और हर नागरिक के लिए एक बीमा का प्रबंध हो, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीमा तक वो दूर हो सकता है। वहां जो बहन ने बात की, बच्ची ने छोटी, कि हमारी पढ़ाई कहाँ होगी अगर हम नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर है कि आपके पास वो धन कहीं ना कहीं है जो आप कैपिटेशन फी दे सकते हैं। तो इस देश में जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है कि एक अमीरों की, एक गरीबों की, एक निजी, एक सार्वजनिक, यदि उस पर रोक लगेगी और ये तय होगा कि आप अपनी फीस सिर्फ, मैं फिर चूंकि पुराना उधारियां हूं तो ये सुझाना चाहता हूं कि जो नौजवान मित्र अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं पैसे के अभाव से, यदि उन्हें जैसा विदेशों में होता है पढ़ाई का एजुकेशन लोन मिले और वो उनके बैंक के खाते से जुड़ जाए कि आपने प्लास्टिक मनी से अपनी फीस की किस्त दी और आपको ये रियायत मिली कि जब आप ग्रेजुएट होंगे उसके 2 वर्ष बाद आपकी किस्त शुरू होगी, तो वो उधार का सुख और प्लास्टिक मनी चल सकता है। तीसरी बात जो यहाँ बैठे भाई ने कही थी कि रेडी चलाने वाले के पास ये मशीन हो, ये असंभव है। मगर ये बात संदीप भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 1.25 अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में नकदी विलुप्त नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो चीज बची रहेगी। मगर यदि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई रुकावट खड़ी हो सकती है तो शायद उसकी जरूरत है। बिल्कुल सिर्फ बड़े नोटों को बंद करा जा रहा है, छोटे नोट तो चल ही रहे हैं। जिसलिए आंखों में 2000 का नोट खटक रहा है, बाकी सब ठीक है। और बाकी जो इन्होंने भैया ने बात कही कि ऐसे इलाके भी भारत में बचे रहेंगे, इनके इलाके से बहुत बेहतर मेरा इलाका नहीं है, काली नदी के उस पार नेपाल है, इस पार हमारा गांव है, मगर मुझे लगता है कि उन इलाकों में प्रसार होने की जरूरत टेक्नोलॉजी की है। वो ये कारण नहीं कि उन गाँव के कारण इस व्यवस्था को खारिज कर दिया जाए। अनुज जी, फाइनल कमेंट्स में क्या आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा सरकार को इंसेंटिव्स भी देने चाहिए ताकि लोग और ज्यादा इस चीज की तरफ आकर्षित हों और बढ़ें? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अभी सरकार ने कल या परसों जो कदम उठाए हैं और जिन्होंने चार्जेस ट्रांजेक्शन पे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस खत्म किए, ये कदम थोड़ा जल्दी उठाना चाहिए थे और इसको परमानेंट कर देना चाहिए। 31 दिसंबर तक की जो उन्होंने लिमिट रखी है कि उसके बाद शायद चार्जेस फिर आएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है और मुझे लगता है उनको ये चार्जेस हटा देने चाहिए। पेट्रोल पंप पे अगर मुझे 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या अगर मुझे कहीं पर भी 1-1.5%, 2% IRCTC पे देना पड़ेगा तो शायद फिर मैं कैश की तरफ लौटना चाहूंगा। तो मुझे लगता है, और जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में है कि वहां आमतौर पे ई ट्रांजेक्शंस पे चार्जेस नहीं होते हैं,
तो मेरी सलाह सरकार को यही होगी कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से अभी घोषणा कर दें जल्दी से जल्दी कि आने वाले समय में चार्जेस नहीं होंगे, तभी हमारे सभी लोग दिल खोल के उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ है, जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जेंडर का आ गया है। जेंडर के ये चीज़ है कि घर में मोबाइल एक होता है, अगर पैसा का ट्रांजैक्शन अगर उस मोबाइल के थ्रू से आएगा तो निश्चित है परिवार का जो मुखिया है उनके हाथ से आएगा। यानी कि औरतों के लिए ये एक थोड़ा सा एसिमेट्रिक एक पोजीशन होने की संभावना है, और इसी में शायद अगर हम कुछ नया आइडियाज लाएं, जब ये डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा आइडियाज आप लाए हैं, तो साथ में इस चीज पे अगर आप गौर करें कि घर में फिर से ये कैश से हम जब इलेक्ट्रॉनिक मनी पे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी के चलते उसमें किस तरह से हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट हो, बकायदा कि घर का अकाउंट हो, तो ये एक बहुत बड़ा चीज डेवलपमेंट के लिए रहेगा। क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी सिग्नल, कोई भी स्टैंप, कोई भी स्टैंपिंग अगर घर में जो एक पर्सन है वो अगर दे रहे हैं तो निश्चित ही घर के मुखिया जो उनके होंगे। तो औरतों के लिए ये एक थोड़ा सा पीछे आने का एक टेंडेंसी हो सकता है। तो ये चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत सारे जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी आइडियाज और थॉट्स आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा चांस है इसके बारे में कुछ सोचने का। आ जाए जी नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट्स। खासतौर से चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं आप, उनको सेटल कैसे करेंगे? देखिए, जो जितने प्रश्न आ रहे हैं चुनौतियों को लेके, एक बात ये समझने की जरूरत है कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल कैश खत्म हो जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हार्टलेस है, हार्ट होता है उसका तो ऐसा नहीं है कि हार्ट कहीं चला जाता है। तो कैशलेस इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये है कि कैश की भूमिका धीरे धीरे कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक, हो सकता है आने वाले समय में कुछ नई चीज आ जाए, है ना, जहां बोलने से ही ट्रांसफर हो जाए। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल कर रही है, तो वो हम उस दिशा में बढ़े। लेकिन कुल मिला के मकसद क्या है? मकसद ये है कि ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी, इसका गला घोट दिया जाए, इसको खत्म किया जाए। मकसद ये है। तो टेक्नोलॉजी आज उसके लिए उपलब्ध है। आपने तमाम सवालों से देखा लोगों के अंदर विल पावर है, और डीमोनेटाइजेशन आर्थिक क्रांति की शुरुआत है, अंत नहीं है। और जब भी क्रांति आप करते हैं, भारी परिवर्तन करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तो चुनौतियां भी आती हैं। लंबी लंबी कतारें चुनौतियां थी। तो मेरा यह मानना है कि कुल मिलाकर के भारत जैसा देश, 6000 साल पुरानी संस्कृति और बहुत अच्छी सोच वाला देश है। ये भारत जैसे देश के अंदर अगर आप बेईमानी लाएंगे, ब्लैक इकोनॉमी लाएंगे, भारत का चेहरे में उदासी आ जाती है। ये मतलब, लेकिन अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में ब्लैक इकोनॉमी का रोल खत्म होगा, जैसे जैसे काला धन जो है वो खत्म होने लगेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके चेहरे पे एक नया नूर आएगा। चलिए, इस चेहरों पे से काले घटेगी तो चमक अपने आप बढ़ जाएगी। एक नया ग्लो, एक नया नूर आएगा। तो अर्थव्यवस्था के चेहरे पर ये जो नूर आएगा, ये हम सबको मुबारक हो। जाहिर है ये कदम पहला है और आखिरी नहीं हो सकता। हमें और ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।